मैं रवि प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जीएस में कल हमारी चर्चा क्या हुई थी? सिंधु सभ्यता पर। वो वीडियो जरूर देखें। सिंधु सभ्यता में क्या कराया था, जो एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आज आपकी शुरू क्या होगी? वैदिक सभ्यता। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखें, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कहां से पूछे गए? आपके वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता से पूछे गए आपके 10 से 12 क्वेश्चन। 2016-17 का आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखें। ठीक है, कहां से? वैदिक सभ्यता से। अब कौन से पूछे गए थे? जैसे आपका पूछा गया था, जैसे कि आपका राष्ट्रीय वाक्य क्या है? राष्ट्रीय वाक्य क्या है आपका? सत्यमेव जयते। एक ये पूछा गया था, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है आपका? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, और पूछे गए थे, आप उठाकर देखें। ठीक है, वैदिक सभ्यता। अब बात आ रही है वैदिक सभ्यता की। अब वैदिक सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वैदिक सभ्यता में क्या हुआ था? आर्यों ने प्रारंभ की थी, और इसमें क्या लिखे गए थे? हमारे वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद लिखे गए थे। किसमें? वैदिक सभ्यता में। किसने लिखे थे? आर्यों ने। वेद लिखे गए, इस कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता का आरंभकर्ता कौन थे? आर्य। और कौन थे? आरंभकर्ता आर्य थे। और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। क्या है? पहली क्या है? पूर्व वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक कालीन। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। दूसरी क्या है हमारी? उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या है? वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पूर्व वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। अब पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता, इसे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? पूर्व वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूर्व वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। अब ऋग्वेद की रचना कब हुई थी हमारी? ऋग्वेद की रचना हुई थी 1500 ईसा पूर्व। और इसे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, यानी उत्तर वैदिक काल में हमारा क्या हुआ था? इसमें बाकी कितने वेद हैं हमारे? 4। ऋग्वेद के बाद क्या रह गया आपका? यजुर्वेद, फिर सामवेद, तीसरा क्या है आपका? चौथा यानी अथर्ववेद, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता। क्यों? ऋग्वेद की रचना हुई थी, कब हुई थी? 1500 ईसा पूर्व में। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता 3 वेद, बाकी के शेष यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब अथर्ववेद से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मंत्रों का संकलन, जादू टोना मंत्रों का संकलन किसमें है? ऑप्शन दिए थे आपके 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किसमें है? अथर्ववेद में। अब इनका समय और इंपॉर्टेंट है। इन्हें 2 वैदिक सभ्यता कब से कब तक है आपकी? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक पूरी वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता में कितने भाग हैं आपके? 2। अब पूर्व वैदिक सभ्यता कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व
1500 ईसा पूर्व से कहाँ तक? 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक सभ्यता कब से है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब दूसरी क्या है आपकी? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का समय क्या है हमारा? 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ये तो इसका विभाजन हो गया, किसका? वैदिक सभ्यता का। अब वैदिक सभ्यता के प्रारंभकर्ता कौन थे? वैदिक सभ्यता के प्रारंभकर्ता, इसके प्रारंभकर्ता कौन थे? आर्य थे। अब एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहां से आपके? आर्य का अर्थ क्या होता है? ठीक है, आर्य का अर्थ क्या होता है पता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। अब वैदिक सभ्यता के प्रारंभकर्ता कौन थे? आर्य। दूसरी बात, आर्य सर्वप्रथम कहां बसे थे? ये आपका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो करा रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट नोट से, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है आपका। आर्य सर्वप्रथम कहां बसे थे? आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। इसके वैदिक सभ्यता के प्रारंभकर्ता आर्य थे। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। और आर्य अर्थ श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि आर्य अपने आप को, जैसे पहले भी लोग रहते होंगे आर्य के आने से पहले, तो आर्य जो पहले से लोग थे उन्हें अनार्य कहते थे, मतलब राक्षस कहते थे, ठीक है, और अपने आप को क्या बताते थे? श्रेष्ठ। और आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। अब आर्यों का मूल निवास स्थान एक ये भी क्या है? अब मैक्स मूलर के अनुसार मैक्स मूलर ने क्या किया है? आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। मैक्स मूलर ने क्या बताया? आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ये आर्य मध्य एशियाई के थे, लेकिन ये भी पूछा जा चुका है। जैसे पूछा था क्या? मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? मध्य एशिया है, ठीक है। अब आपकी वैदिक सभ्यता में क्या हो गई? दो सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता को क्या ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद की रचना कब हुई? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, 1500 ईसा पूर्व में। अब दूसरी उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में किन की रचना हुई थी? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद से भी एक क्वेश्चन बना था कि मंत्र, जादू, टोना के मंत्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? चारों ऑप्शन दिए थे, क्या है? अथर्ववेद। और इसका समय क्या है? पूर्व वैदिक सभ्यता का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक सभ्यता का, कालीन सभ्यता का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। आर्य वैदिक सभ्यता को प्रारंभ करने वाले कौन थे? आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, और मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या बताया? मध्य एशिया। अब एक चीज और, जैसे आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। लेकिन एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी है? ठीक है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
ये आपको याद रखना है। समय इसका वैदिक सभ्यता का समय कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्या? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आरंभकर्ता आर्यों द्वारा विकसित, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी है? लेकिन निर्मित सभ्यता कौन सी? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता। लेकिन आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी है? द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी है? ग्रामीण सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आपको इसमें घुमा भी सकता है। अब पूछ ले, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, निर्माण, आर्यों ने कौन सी सभ्यता का निर्माण किया था? वैदिक सभ्यता का। और आर्यों द्वारा विकसित कौन सी सभ्यता की थी? ग्रामीण, क्योंकि ग्रामीण ही। अब आपको एक चीज और है, आर्यों की कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता। आपको तुलना भी करना है ताकि आपको याद बना रहे। अब आप कहीं भूल जाएं, जैसे वैदिक सभ्यता कैसी, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। नगरी भी ऑप्शन देगा और भी बना देगा। वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। अब आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता हो गई। अब आर्य कैसे रहते थे? कबीले के रूप में। कबीले का नेतृत्व कौन करता था? कबीले का नेतृत्व राजा करता था। अब कबीले क्या होता है आपका? कबीले कहते हैं घूमने फिरने वाली जाति को, मतलब एक स्थान से रहे, कुछ दिन रहे वहां, फिर अगले स्थान पर पहुंच गए, मतलब स्थायी रूप से अस्थायी रूप से रहने वाले व्यक्तियों को कबीला के रूप में कहा जाता है। अब व्यक्ति की अमीरता या धनी व्यक्ति की पहचान कैसे होती थी? धनी व्यक्ति की पहचान कैसे होती थी? गायों की संख्या से। ठीक है, गायों से। अब गायों से कैसे होती थी? जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गायें होती थी वह व्यक्ति उतना ही धनी माना जाता था। ठीक है, धनी व्यक्ति की पहचान कैसे होती थी? गायों से। गायों के लिए एक शब्द और है, गविष्ठ। गविष्ठ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गायों की खोज के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट है। धनी व्यक्ति की पहचान गायों से। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गायें होती थी वह उतना ही धनी माना जाता था। ठीक है। अब आर्य समाज मातृ सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक? ठीक है, तो आर्य समाज या आप कह सकते हैं वैदिक सभ्यता, यह सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? पितृ सत्तात्मक। लेकिन सिंधु सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक। ये आपको इंटरलिंकिंग करना है, आपको याद कैसे करना है। अब ऑप्शन ये भी दे दे, कोई बड़ी बात है। अब दे दे आपसे वैदिक सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, या कुछ और दे दे, कुलीन तंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक। ठीक है, तो कैसी थी? पितृ सत्तात्मक, यानी परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता। सिंधु सभ्यता में माता। अब सिंधु सभ्यता में कैसे पता किया गया था
क्या मात्र सत्तात्मक है? स्त्री मृंड मूर्तियाँ, मतलब स्त्रियों की मूर्तियाँ सबसे अधिक मिली थी, इसीलिए सिंधु सभ्यता को मात्र सत्तात्मक कहा जाता है। अब दूसरा क्या है, जैसे यह सभ्यता कैसी थी? पितृसत्तात्मक। अब सबसे छोटी इकाई वैदिक सभ्यता की या इसकी सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया कौन होता था? जब सभ्यता पितृसत्तात्मक है तो मुखिया कौन होगा? पिता। ठीक है। अब क्या है? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता, विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। क्यों? आर्य कबीले के रूप में। लेकिन अब क्या प्रमाणित हुआ है? अब कुछ विद्वानों का क्या मानना है? आर्य कबीले नहीं थे तथा वो स्थायी जीवन व्यतीत करते थे और कृषि भी करते थे विद्वान। और कुछ विद्वानों का क्या मानना है? कबीले के रूप में रहते थे। कबीले क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर 10 दिन या 15 दिन यहाँ रहे, कहीं यंत्र रह लिए, ठीक है, कबीले के रूप में। लेकिन कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। लेकिन एक और विशेषता है इसकी, राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, ठीक है, कोई अपना महल नहीं होता था। अब दूसरा क्या है? धनी व्यक्ति की पहचान कैसे होती थी? गायों से। कौन सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था वैदिक सभ्यता में? जिस व्यक्ति के पास सबसे अधिक गाय होती थी वही सबसे धनी था। यह सभ्यता कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी। इसकी सबसे छोटी इकाई किसकी? वैदिक सभ्यता की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल। और परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता। ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, बस वही है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। अब अगली विशेषता क्या थी वैदिक सभ्यता की? एक और विशेषता इसकी, अगली विशेषता क्या थी? स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं और वैदिक सभ्यता में मुख्य पेय पदार्थ क्या था? मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। किससे प्राप्त होता था? हमें वनस्पति से। अब क्या था मुख्य पेय पदार्थ? सोमरस। अब एक क्वेश्चन और है, ठीक है, एक देवता हुए हैं किसमें? वैदिक सभ्यता में सोम को किसका देवता माना जाता है? वनस्पति का। और सोमरस किससे प्राप्त होता है? वनस्पति से प्राप्त होता है, ठीक है, वनस्पति से प्राप्त। अब अगला क्या है? जैसे आर्यों के मनोरंजन का साधन क्या था? मनोरंजन के साधन क्या थे? रथ दौड़, घुड़दौड़, क्या थे? रथ दौड़, घुड़दौड़। एक और था ध्रुत क्रीड़ा। अब रथ, वैदिक सभ्यता में रथों का उल्लेख मिलता है, सिंधु सभ्यता में रथों का प्रयोग नहीं हुआ है। घुड़दौड़ सिंधु सभ्यता में नहीं हुआ है, लेकिन घोड़े के अस्थिपंजर के अवशेष कहाँ से मिले हमें? सुतकांगे डोर से, लोथल से और कालीबंगन से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं आपका रिवीजन कराता चल रहा हूँ, पिछला भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आएगा आपको बताऊंगा। क्यों? आपको इंटरलिंक करना है सिंधु सभ्यता से वैदिक सभ्यता से, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है,
क्या है, मनोरंजन के साधन क्या थे, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत कीड़ा। अब आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, किसका, वैदिक सभ्यता यानी आर्यों का मुख्य व्यवसाय आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। पशुपालन और कृषि। पशुपालन और कृषि, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन और कृषि। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि, सिंधु सभ्यता का क्या था, व्यापार। ठीक है, अब आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, प्रिय पशु क्या था, घोड़ा। और प्रिय देवता कौन थे, इंद्र। यह भी चीज आपको याद रखनी है। आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा, और प्रिय देवता क्या था, इंद्र। और सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रिय देवता किसे मानते थे, पशुपति। ठीक है, क्या था, पशुपति। लेकिन वैदिक सभ्यता यानी आर्यों का प्रिय देवता कौन थे, इंद्र। इंद्र किसके देवता थे, इंद्र वर्षा, युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। ठीक है, युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। ठीक है, वर्षा नहीं होती थी, इंद्र की पूजा की जाती थी, और युद्ध करने से पहले इंद्र की पूजा की जाती थी। अब इसे मिटा रहा हूं। आर्यों द्वारा एक अन्य विशेषता क्या थी, एक और विशेषता थी, आर्यों ने लोहे की खोज की थी। आर्यों ने किसकी खोज की थी, लोहे की। इसे क्या कहा जाता था, इसे क्या कहा जाता, लोहित, श्याम अयस। लोहे को श्याम अयस, कहा जाता था। आर्यों ने लोहे की खोज की थी, लेकिन तांबे का भी प्रयोग करते थे। लेकिन तांबे को क्या कहा जाता था, तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। यह भी आपको याद रखना है। आर्यों ने लोहे की खोज की थी, लेकिन उसे श्याम अयस, तांबे को क्या कहते हैं, लोहित अयस। ये मैंने क्यों बताया है, कहीं आप ये ना कर दे आर्यों ने लोहे की। अब ये भी पूछ सकता है, आर्यों ने लोहे की खोज की थी, लोहे को वो क्या कहते थे, ऑप्शन में क्या देगा, श्याम अयस भी देगा, लोहित अयस भी देगा। अब आप कहीं, अब लोहा है तो लोहित कर समझकर लोहित अयस पर टिक ना मार दें। ठीक है, क्या है, लोहे को क्या कहते थे, श्याम अयस। ये आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या है, मनुष्य और देवता के बीच भूमिका निभाने के लिए किसकी पूजा की जाती थी, अग्नि। मनुष्य और देवता के बीच भूमिका निभाने के लिए
या भूमिका के लिए किसकी पूजा की जाती थी? अग्नि, अग्नि की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? अग्नि की पूजा। मनुष्य और देवता के बीच भूमिका निभाने के लिए अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है। आर्यों ने किसकी खोज की थी? लोहे की। लोहे को क्या कहा जाता था? श्यामयस। वो आर्य तांबे का भी प्रयोग करते थे, तांबे को क्या कहते थे? लोहितयस। मनुष्यों और देवता के बीच भूमिका निभाने के लिए अग्नि की पूजा की जाती थी। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी गई है ऋग्वेद में? ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी क्या है? ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती। वर्तमान में कौन सी है हमारी महत्वपूर्ण नदी? गंगा। ठीक है। अब ऋग्वेद में एक और क्वेश्चन बना है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार है, सरस्वती का उल्लेख कितनी बार है, और एक और नदी है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी का, तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार है? जिसका आंसर आपको पता हुआ करे उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करें। ठीक है। ऋग्वेद में गंगा का प्रयोग एक बार। कितनी बार? एक बार। और सरस्वती का प्रयोग या उल्लेख। ठीक है। यहां उल्लेख कर लें आप। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार, सरस्वती का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। मगर सबसे अधिक उल्लेख किसका है? सिंधु नदी का। सिंधु का उल्लेख किसमें? उल्लेख ऋग्वेद में। सिंधु का उल्लेख बार बार हुआ है। ठीक है। यहां से क्वेश्चन बना है, ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार। सरस्वती, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती, लेकिन उल्लेख कितनी बार? 3 बार। और सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? बार बार। ठीक है। अब एक चीज और है इसमें, जैसे क्या पूछा जाता है इसमें, एक चीज और पूछी जाती है आपकी, जैसे समाज। ऋग्वेद में या वैदिक सभ्यता में समाज कितने भागों में बटा हुआ था? ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन, ऐसे लिख लीजिए आप, ऋग्वैदिक कालीन। ऋग्वैदिक कालीन समाज कितने भागों में बटा हुआ था? कितने भागों में बटा था? समाज 4 भागों में। चार भागों में बटा हुआ था। चार भाग कौन कौन से थे आपके? ऋग्वैदिक कालीन समाज 4 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से थे आपके? ब्राह्मण, दूसरे क्या थे? क्षत्रिय,
तीसरे वैश्य और चौथे क्या थे? शूद्र। अब ऋग्वैदिक कालीन कितने? 4 भागों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का काम पूजा पाठन, क्षत्रियों का युद्ध लड़ना, और वैश्य का काम व्यापार करना, शूद्रों का काम शेष तीनों वर्गों की सहायता करना या सेवा करना। ठीक है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें, ये उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। ठीक है, यहाँ मिटा के लिखता हूँ। क्या है? ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार, सरस्वती का 3 बार और सिंधु नदी का 12 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेदिक कालीन समाज क्या था? 4 वर्गों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब ये पता कैसे चला कि ऋग्वेदिक कालीन समाज 4 भागों में बटा हुआ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल दसवें मंडल कौन सा है? 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि पुरुष सूक्त में कहा गया है, कहा गया है कि ब्राह्मणों का जन्म, ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्यों की उत्पत्ति परम पुरुष के जांघों से, और शूद्र की उत्पत्ति उनके पैरों से हुई है। क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है? ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से हुई है, भुजाओं से हुई है, जांघों से, या फिर उनके पैरों से। ब्राह्मणों की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से, क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्य की जांघों से, और चौथे क्या है? शूद्र की उत्पत्ति क्या हुई है? पैरों से। अब ये भी पूछ सकता है ब्राह्मणों का कार्य क्या था? पूजा पाठन, यज्ञ करना। क्षत्रियों का काम राज्य की सेवा करना या युद्ध लड़ना। वैश्यों का काम व्यापार करना। और शूद्र का कार्य क्या था? शेष वर्गों की सेवा करना। ठीक है। अब ये तो आपका हो गया, लेकिन इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है आपकी। क्या पूछ लेगा? देवता पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा इंद्र किसके देवता थे? क्या पूछ लेगा आपसे? इंद्र क्या देवता? क्या पूछेगा? इंद्र किसके देवता थे? ठीक है, इंद्र किसके देवता थे? अभी मैंने आपको बताया था, युद्ध के नेता,
और क्या थे आपके वर्षा के देवता, वर्षा के देवता। दूसरे कौन थे आपके, अग्नि। अग्नि की पूजा क्यों की जाती थी, मनुष्य और देवता के बीच भूमिका निभाने के लिए, ठीक है। मनुष्य और देवता के बीच अब तीसरे देवता क्या थे आपके, एक देवता हैं आपके सोम, अभी बताया था मैंने, कौन से, सोम। सोम किसके देवता थे आपके, वनस्पति। किसके देवता थे, वनस्पति। एक देवता हुए हैं आपके विष्णु। विष्णु किसके देवता थे, संसार के पालन करता। और एक और इंपॉर्टेंट देवता हैं आपके ध्याव। कौन से, ध्याव। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्याव किसके देवता थे, आकाश के देवता। आकाश के देवता। ध्याव किसके देवता थे, आकाश के। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अब पूछ लेगा वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता के सबसे प्राचीन देवता कौन थे, ध्याव, प्राचीन देवता। प्राचीन देवता। इंद्र किसके देवता थे, युद्ध के नेता और वर्षा के देवता। अग्नि मनुष्य और देवता के बीच भूमिका निभाने के लिए किसकी पूजा की जाती थी, अग्नि की। और सोम किसके देवता थे, वनस्पति के। विष्णु संसार के पालन करता थे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दुख हरता, ठीक है, या कष्ट हारक। और देव किसके देवता थे, आकाश के देवता थे, ठीक है। एक देवता और हुए हैं, क्या नाम है उनका, उषा। ये भी आपको याद रखना है, किसके देवता थे ये, प्रगति और उत्थान। उषा किसके देवता थे, प्रगति और उत्थान, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आपके वैदिक सभ्यता में किसका पार्ट हुआ है, ये आपके ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता हो गई है। अब आपकी शेष क्या बची है, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको कल बताऊंगा क्या इम्पोर्टेंट है, उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। कल मिलूंगा आपसे किसके साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। जरूर जुड़िएगा कल। और हाँ, मैथ में भी आइए, शाम को 8 बजे चलती है क्लास, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत। बस वही हो रहा है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, क्या, उत्तर वैदिक सभ्यता। तब तक के लिए बाय।